द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो बहुत दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के आखिरी की, जब भारत में पहली बार एक संगठित राष्ट्रीय आंदोलन की, कह सकते हैं, सुगबुगाहट शुरू हुई। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है वे खास तौर पर 1858 से 1905 के दौर पर रोशनी डालते हैं। हाँ, ये वो दौर है जब 1857 की क्रांति की आग एक तरह से बुझ चुकी थी और उसकी राख से एक नई तरह की चेतना जन्म ले रही थी। अब तलवारों से ज्यादा विचारों की लड़ाई शुरू होने वाली थी। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन एक तरह से जासूसी करने जैसा है। हमें ये पता लगाना है कि एक विशाल देश जहाँ सैकड़ों भाषाएं और अलग अलग तरह के लोग थे, वे सब अचानक एक दुश्मन के खिलाफ एकजुट कैसे हो गए। ये बहुत अच्छा सवाल है। वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने सबको एक साथ ला खड़ा किया? देखिए, ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1885 में बनना कोई एक दिन की घटना नहीं थी। नहीं। उसके पीछे दशकों का गुस्सा था, निराशा थी और एक साझा पहचान की तलाश थी। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। स्रोत साफ तौर पर इशारा करते हैं कि इस पूरी कहानी की जड़ एक ही जगह है। और वो क्या है? भारतीय लोगों के हितों और भारत पर राज कर रहे ब्रिटिश हितों का सीधा टकराव। बिल्कुल। ये कोई देशभक्ति की अमूर्त भावना नहीं थी जो अचानक आसमान से टपक पड़ी। नहीं। इसकी शुरुआत बहुत ही बुनियादी चीज से हुई, रोटी, कपड़ा और मकान से। स्रोत हमें बताते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को जीता ही इसलिए था ताकि वे अपने आर्थिक हितों को साध सकें। मतलब साफ शब्दों में कहें तो भारत उनके लिए एक सोने की खान था, जिसका सोना उन्हें इंग्लैंड ले जाना था। हाँ, यहाँ एक बात दिलचस्प है। स्रोत कहता है कि आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद विदेशी हुकूमत से मिली चुनौती का सामना करने के लिए उभरा। यानी विडंबना देखिए कि ब्रिटिश राज की वजह से ही वो हालात बने जिन्होंने लोगों को उनके खिलाफ एकजुट कर दिया। ये तो इतिहास का सबसे आकर्षक पहलू है। ये टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं, मतलब आर्थिक थीं। अच्छा। स्रोत में एक लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है। भारतीय कल्याण को अक्सर लंकाशायर के निर्माताओं और अन्य प्रमुख ब्रिटिश हितों के लिए कुर्बान कर दिया जाता था। लंकाशायर यानी इंग्लैंड का वो शहर जो अपनी कपड़ा मिलों के लिए मशहूर था। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां की मिलें चलती रहें, इसके लिए भारत का अपना कारोबार तबाह किया जा रहा था। बिल्कुल। सारा खेल अपने बाजार को बचाने और दूसरे के बाजार पर कब्जा करने का था। और जब आम भारतीयों ने देखा कि देश की दौलत बाहर जा रही है, उनके काम धंधे चौपट हो रहे हैं और उनकी अपनी तरक्की रुक गई है, तो उन्हें धीरे धीरे ये समझ आने लगा। अच्छा। और यही एहसास वो सीमेंट बना जिसने आगे चलकर राष्ट्रवादी आंदोलन की नींव रखी। लोगों को लगा कि उनकी गरीबी और देश का पिछड़ापन दोनों का सबसे बड़ा कारण ये विदेशी राज ही है। तो चलिए अपनी जासूसी को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके समाज के हर वर्ग की जांच पड़ताल करते हैं। देखते हैं कि उनकी कहानी में क्या कॉमन था। हाँ, कहाँ से शुरू करें? शुरुआत देश की सबसे बड़ी आबादी यानी किसानों से करते हैं। किसानों की हालत तो बहुत ही खराब थी। एक तरफ सरकार लगान के रूप में उनकी फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाती थी। ठीक है। दूसरी तरफ जो पूरी सरकारी मशीनरी थी, पुलिस, अदालतें, सरकारी अफसर, वो सब जमींदार और साहूकार का साथ देते थे। अच्छा, तो सिस्टम उनके खिलाफ था। बिल्कुल। जमींदार मनमाना किराया वसूलता और साहूकार धोखे से उनकी जमीन हड़प लेता। मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। जमींदार और साहूकार तो ज्यादातर भारतीय ही थे, तो फिर किसानों ने अपना असली दुश्मन न मानकर अंग्रेजों को दोष क्यों दे रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि किसानों को ये दिखने लगा था कि ये जमींदार और साहूकार तो महज प्यादे हैं, असली ताकत तो सिस्टम के पास है जिसे अंग्रेजों ने बनाया है। जब भी किसान इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते तो अंग्रेजों की पुलिस और सेना उन्हें ही कुचल देती थी। हाँ, कानून और व्यवस्था के नाम पर। कानून की नजर में साहूकार के कर्ज का कागज किसान की भूख से ज्यादा जरूरी था। मतलब ये एक ऐसा जाल था जिससे निकलना नामुमकिन था, और इस जाल को बनाने वाले अंग्रेज थे। बिल्कुल। तो देश का पेट भरने वाला किसान खुद भूखा रहने पर मजबूर था। वाकई किसानों की कहानी तो दिल दहलाने वाली है। लेकिन शहरों का क्या हाल था? वो लोग जो अपने हुनर के लिए जाने जाते थे, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, क्या उन पर भी इसका असर पड़ रहा था? उनकी कहानी तो और भी दर्दनाक है। भारत सदियों से अपने लाजवाब हस्तशिल्प के लिए दुनिया भर में मशहूर था,
लेकिन ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद मशीनों से बना सस्ता माल आ गया। हाँ, और वो माल भारत के बाजारों में भर गया। अंग्रेजी सरकार ने जानबूझकर इस विदेशी माल को बढ़ावा दिया। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपके मोहल्ले में बहुत बढ़िया हाथ से समोसे बनाने वाली दुकान है। ठीक है। अचानक बाहर से एक बड़ी कंपनी आती है और मशीन से बने बेहद सस्ते समोसे बेचने लगती है, और सरकार भी उसी बड़ी कंपनी का साथ देती है। तो धीरे धीरे मोहल्ले वाले दुकानदार का काम ठप हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही समझा। यही हुआ उनके साथ। भारत के लाखों बुनकरों, कुम्हारों और दूसरे शिल्पियों के साथ ठीक यही हुआ। वे बेरोजगार हो गए। और स्रोत एक बहुत चुभने वाली बात कहता है। क्या? कि सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए कुछ नहीं किया, मतलब उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। बाप रे। नतीजा ये हुआ कि ये सब हुनरमंद लोग भी गांव की तरफ भागे और खेती पर बोझ और बढ़ गया। तो गांव परेशान थे, शहरों के पारंपरिक काम धंधे भी चौपट हो रहे थे, लेकिन एक नया वर्ग भी तो उभर रहा था। फैक्ट्रियों, खदानों और बागानों में काम करने वाले मजदूर। हाँ, उम्मीद तो थी, लेकिन वो भी जल्द ही टूट गई। स्रोत बताता है कि सरकार मौखिक सहानुभूति तो खूब दिखाती थी, लेकिन जब असलियत की बात आती हाँ, जब मजदूर और मालिक के हितों के टकराव की बात आती तो सरकार हमेशा पूंजीपतियों, खासकर विदेशी पूंजीपतियों का ही पक्ष लेती थी। मतलब अगर मजदूर बेहतर तनख्वाह या काम के अच्छे हालात के लिए हड़ताल करते तो सरकार उनकी मदद नहीं करती थी। मदद करना तो दूर की बात है, सरकारी मशीनरी का खुलकर उनके खिलाफ इस्तेमाल होता था। अच्छा। और मजदूरों को जल्दी एक बड़ी बात समझ आ गई। उन्हें दिखा कि देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि अगर वे हड़ताल करेंगे तो उनकी जगह काम करने के लिए सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं। इस बेरोजगारी का इलाज तभी हो सकता है जब देश में तेजी से नए उद्योग लगें, और ये काम सिर्फ एक आजाद सरकार ही कर सकती थी, जो भारतीय हितों को विदेशी कंपनियों के मुनाफे से ऊपर रखें। बिल्कुल। कमाल है। मतलब किसान हो, कारीगर हो या मजदूर, सबकी कहानी घूम फिरकर एक ही जगह पहुंच रही थी। हाँ, कि उनकी समस्याओं की जड़ ब्रिटिश नीतियां थीं। लेकिन अब उस वर्ग की बात करते हैं जो सबसे दिलचस्प है, पढ़े लिखे भारतीय यानी बुद्धिजीवी वर्ग। एक मिनट, मुझे लगा था कि पढ़े लिखे भारतीयों को तो अंग्रेजी राज में फायदा हुआ होगा। हाँ, ये आम धारणा है। उन्हें तो नौकरियां मिल रही थी, एक नई दुनिया देखने को मिल रही थी, फिर वे क्यों नाराज होने लगे? यही तो कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। शुरुआत में इस वर्ग ने अंग्रेजी राज का समर्थन भी किया था। उन्हें उम्मीद थी कि अंग्रेज भारत को आधुनिक बनाएंगे, यहाँ विज्ञान और लोकतंत्र लाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नहीं, उनका भ्रम बहुत बुरी तरह टूटा। ऐसा क्या हुआ कि उनका मोह भंग हो गया? इसके दो बड़े कारण थे। पहला, आर्थिक। दादा भाई नौरोजी जैसे शुरुआती नेताओं ने अपने ज्ञान का इस्तेमाल यह समझने के लिए किया कि देश गरीब क्यों हो रहा है। अच्छा। उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी पेश की। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या थी? क्या इसका मतलब सिर्फ टैक्स था या कुछ और भी था? ये सिर्फ टैक्स नहीं था। इसे ऐसे समझिए कि मानो भारत के शरीर से इंग्लैंड तक एक पाइप लगा दिया गया हो। इस पाइप के जरिए भारत का पैसा लगातार इंग्लैंड बह रहा था। किस रूप में? अंग्रेज अफसरों की मोटी तनख्वाह, उनकी पेंशन्स, भारत पर कब्जा करने के लिए लिए गए कर्ज का ब्याज, लंदन में इंडिया ऑफिस का खर्च। हाँ, ये सब पैसा भारत से जाता था और बदले में भारत को कुछ नहीं मिलता था। ये एक तरफा लूट थी। और दूसरा कारण? दूसरा कारण था राजनीतिक धोखा। अंग्रेजों ने भारत को स्वशासन या आजादी की तरफ ले जाने के अपने सारे वादे और ढोंग छोड़ दिए थे। मतलब उन्होंने साफ कर दिया था कि वो कहीं नहीं जा रहे। बिल्कुल। ब्रिटिश अधिकारी अब खुलेआम कहते थे कि वे भारत में हमेशा के लिए राज करने आए हैं। और तो और उन्होंने बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, इन सब पर और ज़्यादा पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। तो पढ़े लिखे भारतीयों को समझ आ गया कि इस राज्य में उनके लिए बराबरी और सम्मान की कोई जगह नहीं है। सही पकड़ा आपने। ठीक है, तो बुद्धिजीवी वर्ग भी खिलाफ हो गया। अब बचता है एक और वर्ग, भारतीय पूंजीपति यानी बिजनेस क्लास। अब बिजनेसमैन तो आमतौर पर सरकार के साथ मिलकर चलना चाहते हैं, वे स्थिरता चाहते हैं। वे एक जोखिम भरे राष्ट्रीय आंदोलन का साथ क्यों देने लगे? आपका सोचना बिल्कुल सही है। इसीलिए स्रोत कहता है कि उनमें राष्ट्रीय चेतना धीरे धीरे आई। अच्छा, एकदम से नहीं? नहीं, शुरू में उन्हें लगा कि ब्रिटिश राज में व्यापार करने के मौके मिलेंगे, लेकिन जल्द ही उन्हें भी एहसास हुआ कि उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। कैसे? सरकार की व्यापार, टैक्स और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी नीतियां हमेशा ब्रिटिश कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती थीं। भारतीय उद्योगपतियों को जब सरकारी मदद की जरूरत होती तो सरकार विदेशी कंपनियों की तरफदारी करती। तो उन्हें समझ आ गया कि जब तक देश गुलाम है, उनका अपना बिजनेस कभी भी पूरी तरह से फल फूल नहीं सकता। बिल्कुल। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। किसान, कारीगर, मजदूर, बुद्धिजीवी और यहाँ तक कि पूंजीपति
लगभग हर कोई ब्रिटिश राज से नाखुश था। हाँ। तो क्या कोई ऐसा भी था जो अंग्रेजों के साथ खड़ा था? हाँ, स्रोत साफ कहता है कि जमींदार, जागीरदार और राजे रजवाड़े ये वो वर्ग थे जिनके हित सीधे तौर पर विदेशी शासकों से जुड़े हुए थे। अच्छा, उनके हित जुड़े हुए थे। हाँ, अंग्रेजों ने उन्हें अपनी जगह पर बनाए रखा था, इसलिए वे अंत तक अंग्रेजी राज के वफादार बने रहे। अंग्रेज उन्हें अपने शासन के स्तंभ के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन यहाँ भी एक पेच है। इन्हीं वर्गों में से भी कई लोग देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। तो हमारी जांच अब आखिरी पड़ाव पर है। हमने देखा कि समाज के अलग अलग वर्गों के पास अंग्रेजों के खिलाफ होने की अपनी अपनी आर्थिक वजहें थीं। लेकिन वो कौन सी एक चीज थी जिसने इन सब अलग अलग धागों को एक साथ बुनकर एक राष्ट्रीय पहचान का कपड़ा तैयार कर दिया? वो चीज थी नस्लीय भेदभाव और अपमान। ये एक ऐसा अनुभव था जो हर भारतीय ने महसूस किया, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। सही बात है। यह विचार कि भारतीय असभ्य हैं, वे शासन करने के काबिल नहीं हैं, कि वे कमतर नस्ल के हैं, ये हर स्वाभिमानी भारतीय के दिल में चुभता था। ये सोचना भी अजीब है कि जिन अंग्रेजों ने भारत में ट्रेनें बिछाईं, उन्हीं ट्रेनों के डिब्बों में सिर्फ गोरों के लिए लिखा होता था। बिल्कुल। क्लबों में, सरकारी नौकरियों में, अदालतों में, हर जगह ये भेदभाव दिखता था। विकास और अपमान साथ साथ चल रहे थे। बिल्कुल। और इसी अपमान ने एक साझा भारतीय होने की भावना को जन्म दिया। जब एक अंग्रेज अफसर किसी भारतीय को अपमानित करता था तो वो उसकी जाति या धर्म नहीं पूछता था। उसकी नजर में वो सिर्फ एक इंडियन था। हाँ, इसी साझा अपमान ने लोगों को ये महसूस कराया कि वे सब एक हैं। ब्रिटिश शासन का विदेशी चरित्र ही अपने आप में एक बहुत बड़ी एकजुट करने वाली ताकत थी। यह एहसास कि हमारे देश पर कोई बाहर वाला आकर राज कर रहा है, इसने सबको एक कर दिया। तो हमारी आज की इस गहरी पड़ताल का निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका सार ये है कि भारतीय राष्ट्रवाद कोई हवा में पैदा हुआ विचार नहीं था। नहीं, ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीतियों का सीधा नतीजा था। ये राष्ट्रीय आंदोलन इसलिए बना क्योंकि इसने समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों को एक साझा दुश्मन के खिलाफ एकजुट कर दिया। किसान, मजदूर, पूंजीपति सब अपने आपसी मतभेदों को भुलाकर एक झंडे के नीचे आ गए, क्योंकि सबको ये यकीन हो गया था कि उनकी सभी समस्याओं की जड़ एक ही है। तो ये कोई ऊपर से थोपा गया विचार नहीं था, बल्कि जमीन से उठी एक आवाज थी, एक साझा चेतना का निर्माण था। हाँ, ये विश्लेषण वाकई आंखें खोलने वाला है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। स्रोत ने ये तो बता दिया कि कैसे एक साझा दुश्मन ने समाज के उन वर्गों को भी एकजुट कर दिया जिनके हित आपस में टकराते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब ये साझा दुश्मन चला जाएगा तब इस एकता का क्या होगा? ये बहुत अहम सवाल है। एक आजाद भारत में किसान और जमींदार या मजदूर और पूंजीपति के बीच के जो असली टकराव हैं वो कैसे सामने आएंगे? मतलब ये आंदोलन आजादी तो दिला रहा था, लेकिन सादी भविष्य के संघर्षों की नींव भी तैयार करा था। बिल्कुल।